बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज इन दो खबरों पर बात करेंगे। उसमें एक खबर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले से जुड़ी है और दूसरी खबर जो है वो बिजली के बढ़ते हुए जो बिल हैं और हुकूमत के जो माशी चैलेंजेस हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस सेगमेंट में हमने बात करनी है वो है पहली खबर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला। इसके लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है उसमें राजा खालिद साहब हैं, माहिर कानून हैं, अजहर सिद्दीक साहब हैं, माहिर कानून भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। इससे पहले कि मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊं, आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गुज़िश्ता जो हुकूमत ख़त्म हुई है उन्होंने मंजूर किया और इसकी कंट्रोवर्सी उस वक्त डेवलप हुई जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन उनके स्टाफ ने ये बताया कि उन्होंने उसे डिले किया, जिसके नतीजे में वो कानून बन चुका है। अब वो मामला जहाँ कहीं भी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी जो उनके उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उनके अगेंस्ट जो है एक FIR दर्ज हुई बतौर मरकज़ी मुल्ज़िम। और इसमें जो शरीक मुल्ज़मान अगर हम कह सकते हैं या मुआवनीन जो लफ्ज़ लिखा गया है उसमें आज़म खान साहब, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर और दीगर मुलव्वस मुआवनीन के किरदार का तयन किया जाना है। मेरी पास जो चीज़ें हैं मैं वो आपके सामने रखूँगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दिफा 5 और 9 के तहत FIR का इंदराज हुआ और ये दोनों दिफात या सेक्शंस क्या कहती हैं? बाज़ाब्ता खुफिया मालूमात का गलत इस्तेमाल और गलत इरादे के तहत साइफर को गैरकानूनी तौर पर अपने पास रखना, इन सेक्शंस के तहत ये FIR हुई है। इमरान खान साहब पर इसमें इल्ज़ाम ये है कि दो इल्ज़ामात हैं। उन्होंने एक तो इसे छुपा कर रखा, दूसरा उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। FIR का मतन ये कहता है। इस सारी जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक ओपिनियन रखती है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई वो सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को निशाना बनाने के लिए की गई, लेकिन एक और ओपिनियन ये मौजूद है कि जी ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी और उसी के तहत हुई हैं। सबसे पहले जो लीगल लोग हैं, और चूँकि अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का हिस्सा भी हैं, उनके सामने ये सवालात भी रखेंगे जो FIR में इल्ज़ामात हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर, और एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है PTI का उस पर भी बात करेंगे उनसे। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहला सवाल, आपके ख्याल में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं FIR में, आप क्यों समझते हैं कि वो गलत है? बहुत शुक्रिया। मैं उन दिनों वज़ीर आज़म हाउस के काफी चक्कर लगे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कई बार लीगल ओपिनियन एक्सचेंज होता था और मेरी तारीखी तौर पर ट्वीट जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सही। कुछ तारीख से है कि हुसैन हक्कानी साहब नवाज शरीफ से मिलते हैं 2 या 3 मार्च को और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद असेंबली का इजलास नहीं है, दायर होती फाइल होती है और उसमें फिर वो सारी डोनाल्ड लू और सारी चीजें जो है ना, ये 27 मार्च को मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पे मौजूद है। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई है, एजेंडे का हिस्सा, इसलिए कौमी असेंबली तहलील हो सकती है। सही। 28 तारीख को पेश हुई थी और आखिरी तारीख था 3 अप्रैल, 7 दिन वहां पूरे होते थे। सही। इमरान खान साहब तहलील कर सकते थे। अगर सियासत से दिलचस्पी उनको होती तो इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने 642 पर। ये भी साबित हो गया, मेरा रिकॉर्ड है 642 पे, ये मैंने ट्वीट कर छोड़ा था, आज भी रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। और इमरान खान साहब कागज लहराया और वो भी आ गया कि वो अब तो सारे कह रहे हैं वो साइफर। अच्छा, साइफर में हैरान हूँ, साइफर डॉक्यूमेंट पहले जरा समझना है क्या ये कागज है? जो कागज है लेके तेरे एवरीबॉडी नोज कोडिंग और डीकोडिंग वाला सिस्टम, हर एक को पता है कि वो क्या होना है, क्या खुफिया मालूमात है, क्या खुफिया। और बड़ी मजेदार बात ये है, सबसे जो बड़ी तारीख के किरदार अब वादे हो चुके हैं। यानी अपना जनरल कमर भाई जावेद भाई साहब कहते थे कि जनाब मैंने रूस पे जाने में मेरी राय नहीं शामिल थी। सर मेरे सवाल, अजहर साहब मेरे सवाल का जवाब के जो उन पे बुनियादी इल्जाम है जो दिफा 5 और 9 के तहत सेक्शन 5 और 9, जिसमें उन पर एक तो उसे खुफिया तौर पर गलत मालूमात का इस्तेमाल है और गलत इरादे के तहत साइफर को अपने पास रखना है। आपके ख्याल में ये इल्जाम ठीक है या गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, लग़्व है। और उसकी वजह क्या है कि जैसे मैंने बताया कि उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आए, मिनट्स ऑफ बाकायदा काबीना ने उसे डी क्लासिफाई किया, ऐसे नहीं हुआ। सही। और काबीना और फिर ये कमाल की बात है कि वो सारा स्पीकर नेशनल असेंबली के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया,
फिर चीफ ऑफ द आर्मी। और अजहर साहब अगर आपको याद दिलाऊं, आप कह रहे हैं कि ये चीजें इस तरीके से हुई और ये बातें लग़व हैं, हमें याद पड़ता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इस बात की ऑडियो आई हमने सुनी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से मीटिंग ऑफ द मिनट्स बनाए जाएंगे, किस तरीके से उस मवाद को इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये डॉक्यूमेंट उनके पास था और उनसे गुम हो गया है। तो ये जो दो इल्जामात हैं, बुनियादी तौर पे आप ठीक है उनसे डिनाई करें, लेकिन फैक्चुअली ये चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ही एक्सेप्टेड। अच्छा, मैं पहले बता दूं आपको, अब ये तो आपको पता है ना कि ऑडियो वीडियो की हैसियत क्या है। जस्टिस खोसा साहब का फैसला आ चुका है, जब तक फोरेंसिक नहीं होता, क्रॉस में नहीं जाता, ये जिस तरह की ये बातें सारी निकली है ना, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने किसी टीवी प्रोग्राम में कह भी दिया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिन। वहां पर साबित करना होगा, खाली कह देने से नहीं है। मैं सिर्फ बात को खत्म कर दूं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये तो मार्च 2022 से मामला चल रहा था। सही। इसको कितना टाइम लगा पर्चा दर्ज करने में? सही 15 महीने। सही 15 महीने बाद ये पर्चा, और कब दर्ज हुआ? जब वही तरामीम जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। इस पे हम आगे बात करेंगे, चूंकि मैं इस वक्त बुनियादी तौर पे जो इल्जाम उन पे था उसके मुतालिक आपका रिस्पांस चाह रहा था। चाहूंगा कि राजा खालिद साहब रिस्पॉन्ड करें इस मामले को। राजा साहब, जो सवाल मैंने अजहर सिद्दीक साहब के सामने रखा, आपके सामने भी वही सवाल रखूंगा कि उन पे जो सेक्शन 5 और 9 के तहत बुनियादी इल्जाम है, आप समझते हैं वो इल्जाम दुरुस्त है कानूनी तौर पे या गलत है? अजहर सिद्दीक साहब चूंकि कह रहे हैं वीडियो एविडेंस की कोई हैसियत नहीं है, ऑडियो की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर इन तमाम चीजों की हैसियत नहीं है तो फिर किस तरीके से साबित किया जाएगा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे अपने पास रखा और गलत तरीके से इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद रिंद साहब, मेरे 3-4 सवालात हैं आपके सामने और अजहर सिद्दीक साहब भी उस पर गौर फरमाएंगे। सवाल ये है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था या नहीं, वेदर इट वाज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट और नॉट। इसका जवाब यस में आता है कि यस इट वाज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। फिर इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जलसे में लहरा कर फैक्ट्स को ट्विस्ट करके लोगों को इंसाइट किया गया या नहीं किया गया। फिर सवाल पैदा होता है कि इसी डॉक्यूमेंट को, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जलसे में भी लहरा कर, मीडिया के सामने भी लाकर स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया गया या नहीं। इसका जवाब यकीनन मस्बत में है कि जी ऐसा हुआ। सवाल फिर ये है कि अपने लोगों से ये नहीं कहा गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर लोगों से, कि अब हम साइफर खेलेंगे, इस मिनट्स ऐसे ऐसे तैयार करने हैं, ये ऐसे बनाए जाएंगे, ये सवाल आप कर चुके हैं। सही। फिर ये पैदा होता है कि उन्होंने खुद टीवी इंटरव्यू में, वो जो अजहर सिद्दीक साहब फरमाते हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, कि उन्होंने बयान दिया टीवी पे, दैट इज सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पे होता है जहां पे एविडेंस आए, आप पे इल्जाम लगे, फिर उस एविडेंस को आपने शटर करना हो। जब सेल्फ कन्फेशन है, सेल्फ एडमिशन है, दैट इज सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर तो क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई बात ही नहीं बनती। उन्होंने खुद एडमिट कर लिया जी कि वाकई मेरे पास था और वो गुम हो गया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिज गवर्नमेंट, और वो अपना 164 का स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, मेंबर ऑफ दी हिज गवर्नमेंट, वो इन्होंने मुझे भी जवाब दे दिया। फिर ये जो कहा गया, अजहर सिद्दीक साहब फरमाते हैं जी के वो डोनाल्ड लू और ये सारी कहानी, हाँ, वो तो सारा पॉलिटिकल नैरेटिव है, लीगल नहीं है सर। नहीं, वो पॉलिटिकल, उसी का मैं जवाब दे दूं कि डोनाल्ड लू से वो कहानी शुरू हुई, यानी जो कंट्राडिक्शन है। चलें, आपने जो लीगल सवालात रखे हैं वो उन्हीं को अजहर सिद्दीक साहब के सामने रखते हैं कि अजहर सिद्दीक साहब, राजा साहब 1 मिनट दीजिएगा, आगे इस पे बात को बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो सवालात आपने 3-4 बुनियादी रखे हैं उनका आपने तो कहा कि जवाबात आपके हाँ में है, मुस्बत में है, लेकिन देखते हैं कि अजहर सिद्दीक साहब उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, मैं बड़े अदब के साथ, पुलिस के पास ना वो फैंटी पड़े ना तो वो सारा कुछ मान जाता है। वो क्या वो बयान फाइनल होगा? इट हैज ऑलवेज टू बी अ टेस्ट ऑफ अ क्रॉस एग्जामिन। इसी तरह वीडियो के हवाले से
जो गुफ्तगू हुई, राजा साहब ने वही बातें की हैं जो हवाई बातें हैं, हम हेयर से कहते हैं, हेयर से कहलाता है ये सारा जो कुछ भी है। मैं भी कुछ आपके सामने कह दूं, ये साबित तब होना जब कोर्ट में ट्रायल लेकिन फिर अजहर सिद्दीक साहब, हेयर से की आप बात कर रहे हैं, सॉरी टू से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक मैंने लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगर आप हेयर से की बात कर रहे हैं तो हेयर से ऐसे ही वो नैरेटिव था जो आपने कंस्पिरेसी पे बिल्ड किया कि जी अमेरिकन साजिश के तहत हुकूमत खत्म हुई। साबित तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन उसे भी नहीं कर सके। साइफर को जिस तरीके से साजिश बना के खेलने की कोशिश की तो उनके पास भी कोई एविडेंस या सबूत नहीं था कि यह साजिश है। लेता हूं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आऊंगा तो इस पर आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा और जो सवालात आपके सामने राजा खालिद साहब ने रखे हैं उनको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। कोई तहमीद बांधे बगैर चाहूंगा कि अजहर सिद्दीक साहब अपनी जो बात कर रहे थे उसे कंप्लीट करें। अजहर साहब। अच्छा देखिए, जैसे मैंने बता दिया कि अभी ये सारी बातें ही हैं, मैं आपके टीवी के सामने भी मान जाऊं, वो जब तक टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा ट्रायल का तब तक नहीं है। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। और ये भी एडमिटेड बात है कि बाहर क्या लहराया था, वो सादा कागज था, उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव था, एवरीबॉडी नोज। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, हम इस बात पे लगे हुए हैं, हम इस पे लगे हुए हैं कि जनाब वो पब्लिक कर दिया, हम उसके कंटेंट पे नहीं जाते। और उसके कंटेंट का सबूत अब आ चुके हैं कि जनाब बाकायदा इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिराई गई। क्या क्या लोग कहां से निकले, सबूत क्या है अजहर साहब, सबूत क्या है जरा मेंशन कीजिएगा उन सबूतों को। सामने मैं आपके सामने 3-4 चीजें आपके सामने रख देता हूं। आपको दो कॉलम है हारून रशीद का और अंसार अब्बासी का, ये रिकॉर्ड पे है। फिर अमेरिकन एम्बेसडर के जो मुलाकातें हुई वो बहुत से लोगों के साथ वो हैं। फिर जो हमारे एमएनए एमपीएस के साथ जो बैठकर जो बातें हुई उनके बयान भी आ चुके हैं। जब ये ट्रायल शुरू होगा परेशान रहिएगा, ये सारी चीजें वहां पर अंदर आएंगी। अब अगली बात जो आपकी तरफ आता हूं मैं, जो आपने कहा कि इल्जामात लगाए हैं, भाई उसी के लिए तो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि जो बातें की जा रही है उसकी तहकीक तो हो ना, यानी खाली छोड़ देना। दोनों तस्वीर के दोनों का हल क्या है, इसका हल बड़ा वाज़ेह है, जुडिशियल कमीशन। और मैं बता दूं आपको, मैं इसमें बाकायदा एक मरासला लिख दिया हुआ है, मैंने वजीर आज़म को कि इस पे आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक जुडिशियल कमीशन बना ले। और आपको याद होगा कुछ दिनों इमरान खान साहब ने भी बनाना कहा था, एक साहबका जर्नैल साहब को कहा तो वो इनकार कर गए थे। तो सर किसी साहबका जज को कहते हैं ना, जर्नैल को क्यों कहा था? किसी को कह दें आप किसी, मैं कहता हूं किसी को भी कह दें आप। इस वक्त जो है ना, इस कंट्रोवर्सी का सबसे बेहतर हल यही है। इस कंट्रोवर्सी के साथ साथ जो पॉलिटिकल नैरेटिव एक बार फिर जैसे कहते हैं साइफर साजिश के बाद आपके सामने जो सवालात रखे राजा साहब ने, आपने उनको स्किप किया, लेकिन आपके सामने ये सवाल रखना ना, मैंने स्किप कोई नहीं किया, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। उन्होंने जो बातें की, मैंने कहा वो सारा टेस्ट होना है किसका, क्रॉस एग्जामिन का। कहने से नहीं होता, तो वो कह रहे हैं क्रॉस एग्जामिन इसी मुकदमे में होगा जो कि स्पेशल अदालत में होना है साइफर साजिश का। एक बताओ, एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसे हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। क्या ये जो पर्चा दर्ज हुआ है इसकी अखराज के लिए हम जाने लगे हैं, और सेक्शन 5(9) का जो इतलाक किया गया है, क्या अजहर साहब बेअदबी, माफ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये जो जुरिस्डिक्शन और टेक्निकल मामले हैं, कल हम टीवी प्रोग्राम में परसों बात कर रहे थे, जो तोशाखाना का केस है उसमें भी 14 महीने तक आप जो है टेक्निकलिटीज के पीछे भागते रहे, बजाय इसके कि बेगुनाही साबित करते, उसके चक्कर में आपके चेयरमैन 5 साल के लिए नायल हो गए। नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं चूंकि उस केस में पहले दिन से हूं, वो इशू ही जुरिस्डिक्शन का है, सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 का है सर, कि आप 120 के बाद सकासा कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे जरा आइएगा, आपका वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आप इस पॉइंट पे जरा आइएगा कि अब आपके ख्याल में साइफर साजिश के लिए जो केस बनाया गया है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये आपका इल्जाम है अभी तक कि ये सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसका ग्राउंड दे दीजिए ताकि मैं राजा साहब से उसका जवाब ले लूं। देखिए, 3 वजूहात हैं। पहली तो बात है कि मैं ख्वाजा आसिम का बयान नहीं देना चाहता कि उन्होंने क्या कहा, क्या होता रहा, उन सब चीजों को एक तरफ रख के देख लें। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, ये सारी जो चीजें एविडेंस की जो आपके सामने रखी है ना, चीजों को सामने रखकर देखे तो एक नैरेटिव सामने आ गया। सर मुझे वो ग्राउंड्स दे देना जिनकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुई है। जी, नंबर 1 जो नया 5 और सेक्शन 9 के अंदर जो तरमीम की गई है, और जो कंटेंट ऑफ दी FIR है, चोरी करना, लेके जाना, कोई चीज ऐसी नहीं है
कॉपियां आपको पता है सहाफी जो थे दो, अब नाम ले लेता हूं आपको, और अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, प्रिसेप्ट में जो आ चुका है कि किसने कॉपी दी किसने, मैं उस कंट्रोवर्सी से मुल्क की बदनामी हो सकती है, मैं नहीं उन चीजों में जाना चाहता। ये मुल्क की बदनामी वाला उस वक्त आप लोगों को ख्याल नहीं आया? नहीं ना, देखिए ना, मुल्क की बदनामी इस हवाले से है कि क्या हम ऐसे मुल्क है कि पूरी दुनिया के अंदर 56 ऑपरेशन रजीम चेंज हो गए हैं, और पाकिस्तान में उन मुल्कों में आ जाए कि जहां बैठ के बाहर के लोग आए और बैठकर जो मर्जी करके चले जाए। और आपने मुझे सेक्शन 5 और 9 का ग्राउंड दिया, कोई तीसरा ग्राउंड जो मौजूद हो तो मैं राजा साहब को दूं के रिस्पॉन्ड करें। FIA जो है पुरानी तारीखों में इतलाक अपनी जगह आ गया, और FIA की जुरिसडिक्शन के हवाले से बात आ गई। तीसरा और अहम सवाल ये है कि जब तक इस सारे मामले के अंदर एक किसी फोरम के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई चीज सामने नहीं आती, FIA तो इदारा गवर्नमेंट का ही है। चलें ठीक है, लेकिन आपको याद होगा अजहर सिद्दीक साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 बार बैठी, दोनों बार उन्होंने कहा कि यह मुदाखलत है, और रिकॉर्ड पर यह बात मौजूद है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि यह साजिश है। दोनों प्रेस रिलीजों में उसे मुदाखलत जरूर तस्लीम किया गया, अंदरूनी मामलात में साजिश नहीं कहा गया। मैं चाहूंगा कि आपके जो तीनों ग्राउंड्स हैं, राजा खालिद साहब उसे रिस्पॉन्ड करें कि आपने जो ग्राउंड। सिर्फ एक बात कर दूं जी, देखिए पहले कहते थे कि जनाब साइफर है कोई नहीं, ठीक, फिर आ गया जनाब साइफर इमरान खान साहब चोरी करके लेकर, वो पता चल गया कि साइफर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने खुद एडमिट किया मैं लेकर गया हूं सर। फिर कहते थे कोई साजिश नहीं है, और फिर कहा जाता कि जनरल बाजवा साहब ने हरूस के खिलाफ का वो अब चले वो पॉलिटिकल डिबेट में मैं फिर नहीं जा रहा, मैं उसकी टेक्निकलिटीज पे ही बात करूंगा। राजा खालिद साहब आपके 3 पॉइंट्स का जवाब दे दें, उसके बाद फिर आपको मौका देता हूं। राजा साहब, शायद साहब मुझे 2 बातों का पहले जवाब देने दें, उसके बाद मैं आगे चलूं तो बेहतर रहेगा। इजाजत है सर। जो बार बार कहा जाता है कि साइफर साबित नहीं हुआ, फिर अजहर साहब ने इस पे इंसिस्ट किया जी कि अगेन इट इज सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, सेल्फ एडमिटेड फैक्ट्स, ये कानून है, नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है, जो आपने एडमिट कर लिया उसके लिए किसी शहादत की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ कन्फेशन है, सेल्फ एडमिशन है, लिहाजा इसके लिए लंबी चौड़ी किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। दूसरा, साजिश के हवाले से बार बार बात आती है, वो बड़ा जरूरी है करना, चूंकि कानून में भी लिखा है। ट्रायल होगा सर, इतना बता दें, ट्रायल होगा कि नहीं होगा? जी अजहर साहब 1 मिनट प्लीज। अजहर साहब 1 मिनट उन्हें दीजिएगा ताकि उसके बाद आपको मौका देते हैं। मैं नहीं आपकी गुफ्तगू में बोलता, आप एशिया के असली इंसान मुझे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, साजिश कहा गया जी कि अमेरिका ने साजिश की, फिर नवाज ने साजिश की, फिर बाजवा ने, और आखिर जाके वो साजिश किस पे खत्म हुई? वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पे। फिर ये हुआ जी कि जो इंटरेस्टिंग बात है कि जिस अमेरिका ने आपको निकाला था उसके 56 कांग्रेसमैन आपके साथ क्यों खड़े हैं? ज़ल्मे खलीलजाद आपके साथ क्यों खड़ा है? वो इजराइल जिसने जुल्म के पहाड़। राजा साहब जरा पॉलिटिकल नुक्ते से ज्यादा कानूनी नुक्ते पे आए। जो सेक्शन 5 और 9 को हाईलाइट किया है अजहर सिद्दीक साहब ने कि इसकी तरमीम ही सिर्फ इसलिए की गई कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जाए, इसको जरा रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं कतन इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जो अमेंडमेंट हुई वो भला क्या है कि यानी डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन थी इससे पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसमें बड़ी महदूद सी थी, लिमिटेड थी। ये 1923 का कानून है। उसके बाद आपको पता कि गुज़श्ता 10-15 सालों के अंदर, सिर्फ 10 सालों के अंदर हमारी आईटी में या हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कितनी तरक्की हुई, हमारी क्या पूरी दुनिया के अंदर कितनी तरक्की हुई, ये पूरी आप जानते हैं अच्छी तरह से। वो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने डिफाइन किया। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स एनी रिटन, अनरिटन, वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर टेंजिबल और इनटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड includes part of such document the plans, measures, activities, contracts, agreements, memorandums, etc. related to procurement of supplies of or sales of sales that relates to military capability and potential and would be needed by the state in time of peace and war. यानी इस तरह आप कह रहे हैं जो 1923 में इसमें सिर्फ लफ्ज डॉक्यूमेंट था उसकी डेफिनेशन बढ़ाई गई है। उसकी डेफिनेशन बढ़ाई गई। जो सेक्शन 5 था उसे थोड़ा इलेबोरेट किया और गया। सेक्शन 9 के मुतालिक क्या कहेंगे?
एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो कहा जाता है कि ये कानून सिर्फ फौज के लिए है, ये बड़ी गलतफहमी है। उसके शुरू में ये लिखा हुआ है कि इन दिस एक्ट, ये 2(1) है, 2 जी, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ओके, चलें, अब जरा 2 मिनट मेरे पास रह गए हैं सेगमेंट खत्म करने के लिए। चाहूंगा कि अजहर सिद्दीक साहब, आपने जो नुकात उठाए हैं राजा खालिद साहब ने, अजहर सिद्दीक साहब उस पर रिस्पॉन्ड करें। और साथ साथ अजहर साहब, आपसे सवाल ये है कि आजम खान का 164 का स्टेटमेंट अगर अदालत में भी इसी तरह रहता है तो कितनी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी चेयरमैन पीटीआई के लिए? अच्छा, 2 मिनट्स यू हैव, 2 मिनट्स। जी, पहली बाबात तो है कि आजम खान साहब, आपको पता है, कुछ 60 दिन या 70 दिन या पता नहीं कितने दिन गायब रहे। अब ये तो कोई डाउट नहीं रह गया। आप कहानियां जो मर्जी बना, 164 का बयान जब तक आप जिसके बारे में इस्तेमाल करना उसको क्रॉस एग्जामिन का मौका नहीं देंगे, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। इसमें मेरा सवाल वहीं पे, अगर वो अपने इस बयान पे अदालत में भी कायम रहे तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? मैं फिर बहुत बताना चलूं, वो फिर वो तो खुद फंसेंगे सारे मामले के अंदर। फिर ये जो सोची बैठे है ना कि मैं झूठा बयान दूंगा, झूठे बयान के बहुत से कॉन्सिक्वेंस। अब आगे आ जाए सेक्शन 5 जी, सेक्शन 5 में मेरे भाई ने, राजा साहब ने साफ कह दिया कि पहले डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं थी या नहीं थी, तो ये क्लैरिटी किस लिए दी गई? साइफर के लिए दी गई ना। अपने बात को समझे। और पर्सन स्पेसिफिक लॉ क्या होता है आपको आज से पहले याद कभी नहीं आया? ये जो पार्लियामेंट थी, ये इतने सालों से, 74 सालों से ये पार्लियामेंट बैठी हुई है, इसको किसी को ख्याल नहीं है। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज शुरू हो रही है, जो पहली बात, ये वाली बात भी आ गई। और 9 वाला सवाल, अजहर साहब, आप लोगों ने कहा था निजाम बदलेंगे, आप लोगों ने भी नहीं बदला। देखे ना भी, मैं तो, हम एडमिट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये 5 और 9 का दोनों का इतलाक माजी से नहीं होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो तरामीम है ये पर्सन स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये सारा जो कुछ करते हैं, राजा साहब 30 सेकंड्स में प्रिसाइज करें, फिर मैं सेगमेंट क्लोज करूं। मैं ये माजी में सर, राजा साहब, अजहर साहब, राजा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? खत्म कर दूं ऐड। 164 की स्टेटमेंट पे वो कंसिस्टेंट रहते हैं। जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब, तो इसका नतीजा क्या होगा? इट वुड बैटल फॉर द एक्यूज साइड। और इसके अक्यूज साइड की साइड पे जाएगा तो होगा क्या सर? फैसला क्या मुमकिन होगा? आपकी फिर सजा जाएगा। तो उनका बयान ये, अजहर साहब ठीक कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिन होंगे वो, लेकिन अगर वो शटर नहीं होता उनका बयान, वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट पे, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए खतरनाक है। चले, अजहर सिद्दीक साहब आपका, राजा खालिद साहब आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले पर एक नैरेटिव बन रहा है, वो नैरेटिव दुरुस्त है या गलत, दोनों साइड्स की ओपिनियन आपके सामने रखी। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि निगरान हुकूमत के जो बड़े चैलेंजेस हैं, खासकर माशी मैदान में और बिजली के बिलों को लेके, उसके हवाले से निगरान हुकूमत क्या कर सकती है, माहिरीन मईशत उसे कैसे देखते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अगर आज हम एक सवाल सामने रखते हैं कि इस वक्त जो मुल्क को माशी चैलेंजेस हैं या जो भी सख्तियां हैं जो इनको आवाम फेस कर रही है, इन सब की बुनियादी वजह क्या है, तो जवाब ये मिलेगा कि इन सब की बुनियादी वजह IMF के वो मुआहदे हैं जिन्हें हम सख्त शराइत पर करते हैं। और इन IMF के मुआहदों की वजूहात क्या हैं? इन IMF के मुआहदों के पीछे सारी सियासी जमातें या सियासी हुकूमतें, और इन्हीं सियासी हुकूमतों ने ना सिर्फ ये मुआहदे किए, सख्त शराइत तस्लीम की, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किया, और मुल्क में जो मौजूद इदारे थे जो कि मुनाफा बख्श हो सकते थे, पाकिस्तान स्टील, PIA, वापडा, या ऐसे जितने भी इदारे हैं जो वापडा के ज़ेली इदारे हैं, इन सब को बेहतर अगर किया जाता तो इतनी सख्त शराइत पे IMF से मुआहदे ना करने पड़ते, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती। लेकिन ये सारे काम नहीं किए गए। इस वक्त मुल्क के लिए IMF का मुआहदा, जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, इंतहाई अहम था, सख्त शराइत पर किया गया। अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी, जिसे कहते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने हैं, वो मैं चाहूँगा कि वो आपके सामने रखूँ। मुल्क में जो साहिब हैसियत लोग हैं, तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर्स एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लोगों ने घरों में रखे हुए हैं। इसके अलावा 5 से 7 अरब डॉलर्स का सोना, ज्वेलरी जो है वो भी घरों में मौजूद है। इसके साथ साथ 4 से 5 अरब डॉलर्स जो है रियल इस्टेट में लोगों ने फंसाए हुए हैं।
तो ये तकरीबन अगर हम मिनिमम भी काउंट करते हैं तो 20 अरब डॉलर के करीब की रकम बनती है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसे 1 अरब डॉलर के लिए IMF को न सिर्फ मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं बल्कि उनकी हर शर्त माननी पड़ती है, और जब शर्तें मानते हैं तो इसी किस्म के क्राइसिस आते हैं जो इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट को बिजली के बिलों की सूरत में सामने है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आज सारी इस सूरत हाल पर बात करने के लिए, एप्टमा के चेयरमैन हैं आसिफ इनाम साहब। उनके सामने ये सवालात रखेंगे, खासकर ये जो 20 अरब डॉलर्स हमने घरों में छुपाए हुए हैं जिन्हें हम निकालने को तैयार नहीं हैं, इन्हें कैसे मार्केट में पंप इन किया जा सकता है। और उसके अलावा ये जो बिजली के बिलों का बहरान है और ख़ासकर मुफ्त बिजली जो हम दे रहे हैं उसे क्यों ख़त्म नहीं करते, चाहे वापडा मुलाजमीन को दे रहे हैं, रिटायर्ड जजेस को दे रहे हैं, सरकारी इमारतों को दे रहे हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते। ये सारे सवालात आसिफ इनाम साहब के सामने रखेंगे ताकि वो भी हुकूमत को कोई इनपुट दे सकें कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले ये जो 20 अरब डॉलर, मैंने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो फिगर्स हमारे पास हैं, लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, यानी किस तरीके से हम पंप इन कर सकते हैं अपनी इकॉनमी में और अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप ये देखिए कि 24% का डिपॉजिट रेट है, 20-21% जो है वो बैंक दे रहे हैं, तो किसी को कोई जवाब नहीं है कि वो डॉलर घर पे रखे। तो ये मेरे ख्याल में फिगर ही बहुत ओवरब्लोन है। सही। और छोटे मोटे लोग ट्रैवलिंग वगैरह के लिए अगर किसी ने रखते हैं या आगे पीछे, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि किसी के पास जवाब आप समझते हैं इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे और इतने सब पे जो है वो रखे। जो आप डॉलर अकाउंट देख लें जो लोगों ने खोले हुए हैं वो 4 अरब डॉलर तो उसमें है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जी उससे बहुत ज़्यादा घरों में वो रियल एस्टेट में जो फंसा है, जी रियल एस्टेट में तो रुपयों में है ना। आप रियल एस्टेट अगर आज कोई बेचेगा तो वो उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करना होगा तो डॉलर खरीदने होंगे। सही। तो रियल एस्टेट को बाहर वाला खरीदेगा तो वो डॉलर भेजेगा और रियल एस्टेट खरीदेगा। जैसे हमने कहा कि इदारे मुल्क के हम बेहतर नहीं कर सके, वहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हमने की और वो बेहतर नहीं हुए, तो उसके नतीजे में IMF के पास जाना पड़ता है। जब इकॉनमी ख़राब होती है, जब IMF के पास जाते हैं तो सख्त शराइत होती हैं। अब मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी देखिए, बाकी तो सब सियासी लोगों का काम है कि भाई कितने आदमी होने चाहिए, क्या नहीं है। हम तो जो मोटा मोटा हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैं आपको उस पर रोगदार करा सकता हूँ कि हमारा जो इंडस्ट्री का शेयर है वो 12-14% रह गया है टोटल GDP में। इससे पहले कितना था? ये तकरीबन एक ज़माने में तो 34-35% तक होता था। सही। और इसके घटने की वजह ये हुई है कि जब से IPP की पॉलिसी आई और IPP को बेदरेक प्रॉफिट, दूसरे उनको हर किस्म के टैक्सेस दसना, यानी कुछ IPP तो ऐसे हैं जिनके मुलाजिमिन का जो इनकम टैक्स कटता है वो तो गवर्नमेंट उन्हें वापस करती है। सही। तो जब इस किस्म के मुआहदे हो गए तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी इंडस्ट्री, और ये मुआहदे किस दौर में हुए? जी हर दौर में हो, हर दौर में हो। यानी आप ये समझ लें कि पिछले 4-5 साल में तो रीजनेबल प्राइस पे हुए थे, उससे पहले तो खैर बहुत ही ज्यादा हुए थे। सही। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जब 22 सेंट का प्लांट इफ्तिताह हो रहा था तो उसके 3 महीने बाद मोदी साहब ने अपनी फखरिया ट्वीट भेजी थी कि जी मैंने 4.5 सेंट का लगाया। सही। तो अब जाहिर बात है कि 22 सेंट का अगर हमारे यहाँ लगाए और 4.5 सेंट का वहाँ लगाए, फॉर वॉट एवर रीजन, मतलब ठीक है हमारे यहाँ सिक्योरिटी रिस्क वॉट एवर, बट अल्टीमेटली तो फिर इंडस्ट्री ने और स्पेशली एक्सपोर्ट ने और लोगों ने उसको बेयर करना है। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, फिर उसको मेरे ख्याल में रिवाइज डाउन 18 सेंट किया था। इसी तरीके से ये जब एक चीज पाइलअप होती गई, फिर इसके बाद हमारे जो CPEC में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए या डिफरेंट तरीके से आए, वो बेतहाशा हो गए कि जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो 25-27 हज़ार का है, अब हमने 35-40 हज़ार लगा लिए। दूसरे जो सारी दुनिया में आप देखिए कि गटर लाइन डलती है, सरकार डाल रही है, सरकार में सब आ जाता है ना, बिल्कुल ठीक है, सारा गवर्नमेंट में, सब गवर्नमेंट में ना। तो गटर लाइन डालना, ट्रांसफार्मर, घर में 2 किलोवाट का भी कनेक्शन लगना हो गवर्नमेंट लगाएगी। जब आपने अरबों रुपए का प्लांट लगाना है तो आप कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, ये कोई IPP आके करते। जब आप सब काम ही खुद कर रहे हैं, या तो आप सब तो आप समझ रहे हैं कि IPP गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए था, या तो देखिए पूरी दुनिया में होता है डैम बनते हैं, आपके पास PSDP 1 ट्रिलियन का है। सही। फॉर लास्ट आपकी इंडस्ट्री का आपने कहा कि 35% था, 17% पे चला गया इंडस्ट्री का, टोटल इंडस्ट्री का, और अब उसको 12-14 ही रहेगा। अब आप उसको ग्रो करने के लिए क्या मेजर्स हो? ग्रो करने में तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट IPPs हैं, क्योंकि आपका जब 13-14-15 सेंट का टैरिफ होगा तो कोई आएगी नई इंडस्ट्री नहीं आएगी। इट्स लाइक चिकन एंड एग, आपको पहले जो है वो IPP ठीक करना होगा तो इंडस्ट्री खुद आ जाएगी। अगर आप चाहें कि जी इतनी इंडस्ट्री लग जाए पहले 15। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है लाइन लॉसेस, आपके ख्याल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी रिस्पॉन्सिबल है इन लाइन लॉसेस की, या आप समझते हैं कि कमर्शियल कंज्यूमर कम है, रेजिडेंशियल ज्यादा है? देखिए लाइन लॉसेस का तो बल्क तरीका है, जो
स्पेशली टेक्सटाइल्स हैं और जो लार्ज यूनिट हैं वो ज़्यादातर B3 और B4 के टैरिफ पे और कुछ शायद B2 पे भी हों। तो ये ग्रिड में स्पेशली एलोकेटेड होते हैं और अब तकरीबन सारे ग्रिड मेजर्ड होते हैं, तो उनको पता है कि किस फीडर पे कितना लाइन लॉस है। बल्कि ज़्यादातर तो अगर आप मतलब जिस ग्रिड में यूनिट से इंडस्ट्रियल निकल जाते हैं वहाँ लाइन लॉसेस उल्टा बढ़ जाते हैं। आप ये देखते हैं कि जो यूनिट जो ग्रिड जितना रेजिडेंशियल की तरफ ज़्यादा होगा उसका लाइन लॉसेस ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली वो सिस्टम की भी वजह है। अब आपके ख्याल में हुकूमत को जो जैसे कहते हैं कि इकॉनमी का चैलेंज तो हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक से बिजली के बिलों का जो चैलेंज आया, कमर्शियल साइड से ताजर भी शोर कर रहा है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर भी शोर कर रहा है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं इस इशू को रिजॉल्व करने? देखिए मेरे ख्याल में तो ये है कि आईपीपी को वन डे और दी अदर हमें जो है उसको डील तो करना पड़ेगा। बीच में हाफ हार्टेडली डील हुआ, कुछ लोग तैयार हो गए, कुछ लोग कराए वॉलंटरीली, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग हैं। बल्कि ये विंड पावर में भी मेरी नॉलेज में है कि 2 ने वॉलंटरीली रिड्यूस किया टैरिफ के, हमें बहुत ज़्यादा मिल गए मगर, तो बाकी लोगों को भी सेम करना चाहिए कि भाई जब दूसरों ने रिड्यूस कर दिया है तो वाई वी कांट, मतलब हम क्यों नहीं रिड्यूस करें। सही। तो इस तरीके से इसके ऊपर ही सोल्यूशन निकल सकता है। अच्छा, और आप ये देखिए कि ये आप बिल जो बात कर रहे हैं कि अगर हमारा 52 रुपए का बिल है उसमें 18 रुपए तो खाली नॉन यूटिलाइजेशन कॉस्ट है। यानी एक जमाने में टीवी पे इश्तिहार दिखाते थे बल्ब बंद करता हुए, पंखा बंद करते हुए कि जी ये बिजली कम करे, लेकिन टैक्सेस सर IMF से मशरूत हैं। आप टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो फिर IMF आपको ग्रांट्स नहीं देगी। IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर आप IPP के 18 रुपए कम कर लेते हैं तो सारा सिस्टम ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो फ्री बिजली की फराहमी है, हम जजेस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को कितने यूनिट, किसी को कितने यूनिट, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब ये जिसे कहते हैं फ्री बिजली, फ्री गैस और इस तरह की यूटिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए? मैं अगर एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से अपना बिजली का बिल दे रहा हूँ, तो एक ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर को भी देना चाहिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देना चाहिए। फ्री बिजली क्यों हो? बेसिकली तो नहीं होना चाहिए, बट इट्स मोर अ पॉलिटिकल इशू। तो इसमें मैं नहीं, हमें तो देखिए इंडस्ट्री के लिहाज से सीधे सीधे नजर आता है कि ये 18 रुपए निकल जाए तो आप समझते हैं IPP का मामला IMF से लिंक्ड नहीं है? वो इसलिए कि वो तो आपको खुद नेगोशिएट करना है, आपका इंटरनल है। देखिए IMF आपको एक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, डिफॉल्ट खुदा न खास्ता हम करीब पहुंच चुके थे, हमारा मुआहदा ज़रूरी था, मगर अगर आप IMF को लिख के देंगे कि जी हम अपने सरकार में 5 लाख आदमी कम करेंगे तो नेक्स्ट मीटिंग में आपसे 5 लाख आदमी का पूछेगा कि आपने कम किए या नहीं। अगर आपसे रेवेन्यू की तरफ जाएंगे तो रेवेन्यू पूछेगा, अगर आप सब्सिडीज ना देने का कहेंगे तो वो पूछेगा। बेसिकली उनका फ्रेमवर्क तो आप डिजाइन करके देते हैं। अच्छा, आपने जो एक इम्पोर्टेंट बात की कि 18 रुपए IPPs के अगर कम होते हैं तो टेक्सटाइल नॉन यूटिलाइजेशन 18 रुपए अगर पर यूनिट है, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर यूनिट अगर कम होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितनी ब्रीथ टेकिंग स्पेस मिलेगी अपने हदफ वापस 35% पे पहुंचने के लिए? 18 रुपए आप तकरीबन 6 सेंट के करीब समझ लेना जो ओवर प्राइसिंग है, तो 6 सेंट के बाद हम वहीं आ जाते हैं जहां आप देख रहे थे कि पिछले टाइम में हमारी 25-30% ग्रोथ आई है। इस वक्त भी एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एवरी डिस्पाइट ऑफ दीज एनर्जी टैरिफ, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कॉटन की फसल बहुत अच्छी है, बम्पर क्रॉप, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब डबल तो मिनिमम या उससे भी ज्यादा। तो एक तो रॉ मटेरियल के जो मसले हैं और उसकी इंपोर्ट के थे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से आप लोग कोई मुलाकात करके उनको ये IPP का इशू हाईलाइट करेंगे या कर चुके हैं? हाईलाइट बार बार भी हुआ है, फिर आपको पता है कि इसमें मतलब इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जब हमारे माशी फैसले सियासी फैसलों से जुड़ जाते हैं तो फिर वो माशी नहीं रहते। फिर इसमें बहरहाल देखिए एक चीज तो है कि आपका गलत है, सही आपने मुआहदा किया है, अब आप उस मुआहदे को कहेंगे कि भाई ये गलत हुआ है और उसको मतलब आप कह रहे हैं एमिकेबली उसको सॉल्व करना होगा बजाय कन्फ्रंटेशन में जाने के? नहीं, करना तो पड़ेगा, मतलब अब वो तो किसी तरीके से भी करना होगा, करना तो होगा। सही, चलें, थैंक यू आसिफ इनाम साहब। आसिफ इनाम साहब ने एक बहुत अहम बात की और वो IPPs के टैरिफ के हवाले से, और वो ही बता रहे हैं कि अगर 18 रुपये इस पर गवर्नमेंट नेगोशिएट करके कम करवाती है तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वापस अपनी उसी ग्रोथ रेट पे जा सकती है 30 यानी 35%, और इससे मुल्क की मईशत ही बेहतर होगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।